ठीक है सर। अच्छा जी, सुनिएगा। हम लोगों ने लास्ट क्लास में इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के क्वेश्चंस किए थे। आज हम लोग क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ऊपर जा रहे हैं। ठीक है। तो अब जैसे कि यहाँ पे मैं बेटा क्वेश्चन लिख लेता हूँ। जैसे हमारे पास 8वां का क्वेश्चन आ रहा है। ए साथ साथ कॉपी कर लो। अब ये आपके पास एक क्वेश्चन है, एक्सप्लेन यूजिंग क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड द कॉन्सेप्ट ऑफ सब्स्टिट्यूट। ठीक है। अब अगर वो ये बात ना भी लिखता है ना, यूजिंग क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और वो सीधी सीधी आपको एक बात बोलता कि एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय सब्स्टिट्यूट कोड, या फिर एक छोटा सा क्वेश्चन बना के कुछ दे देता आपको, तो इसका मतलब यही है कि वो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के साथ ही लिंक कर रहा है, और उसके अंदर आपको इंट्रोडक्शन अपना क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के साथ ही देना है। ठीक है। तो सबसे पहला जो आपका इंट्रो आना स्टार्ट होगा ना, आप अपना इंट्रो स्टार्ट करेंगे, डिफाइन एक्ससीडी, एक्ससीडी का फॉर्मूला और एक्ससीडी की वैल्यूज। ठीक है। आप सारी चीजें एक साथ डिफाइन करेंगे जो आपके पास है, फॉर्मूला, वैल्यूज, सही है। पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव रिलेशनशिप क्या होता है, ये सारी बातें आपने उसको बतानी कि हमारे पास तीन टाइप्स ऑफ वैल्यूज आती हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। पॉजिटिव यानी कि सब्स्टिट्यूट, नेगेटिव यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री, जीरो यानी कि अनरिलेटेड गुड्स। ठीक है। आपको मैंने वैसे बताया हुआ है कि अगर वो सिर्फ एक चीज पे फोकस करे ना, जैसे यहाँ पे वो फोकस कर रहा है सिर्फ सब्स्टिट्यूट गुड के ऊपर, तो यहाँ पर क्लोज एंड वीक सब्स्टिट्यूट, इन दोनों के बारे में भी लाजमी बात आएगी। ठीक है। इन दोनों के बारे में भी बात लाजमी आएगी। यानी कि आप स्टार्ट करेंगे सब्स्टिट्यूट गुड से, आप उसको एक्सप्लेन करेंगे और आप उसकी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, जो बेसिक नॉर्मल अपवर्ड स्लोपिंग डायग्राम। ठीक है। फिर आप उसको फर्दर लेके चलेंगे क्लोज सब्स्टिट्यूट के ऊपर एंड वीक सब्स्टिट्यूट के ऊपर, प्लस डायग्राम्स। क्लोज सब्स्टिट्यूट कैसा, जो कि क्लोजली रिलेटेड होते हैं, फॉर एग्जांपल कोक वर्सेस पेप्सी। कोक की प्राइस हल्की सी बढ़ेगी, पेप्सी की डिमांड बहुत ज्यादा से बढ़ जाएगी। वीक सब्स्टिट्यूट जो कि इतने ज्यादा सब्स्टिट्यूट करीबी नहीं होते, जैसे कि कोक एंड सेवन अप, सही है। इन दोनों के अंदर डिफरेंस होता है। तो अगर आप कोक की प्राइस ज्यादा से भी बढ़ाते हैं तो शायद एक दो बंदे ऐसे होंगे जो सेवन अप पे चले जाए, वरना एज सच इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आता। तो एक डायग्राम आपके पास आ गई है सब्स्टिट्यूट गुड की, नॉर्मल वाली। एक डायग्राम आपके पास आ गई क्लोज सब्स्टिट्यूट की, और एक डायग्राम आपके पास आ गई है वीक सब्स्टिट्यूट की। कोई मसला आया इसके अंदर, समझ गया बेटा बात? सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाए। अच्छा, इसके ना दो पार्ट्स हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। ठीक है। तो पहले हम लोग पार्ट ए लिख रहे हैं, फिर पार्ट बी भी मैं लिख रहा हूँ, उसको जरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए। ठीक है। यहाँ पे जरा देखो, क्वेश्चन देखो।
ये इसका पार्ट ए है, मैं पार्ट बी भी लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये बताऊंगा मैं इसको सॉल्व किस तरह करते हैं दोनों क्वेश्चंस को। अब सुने, ये एक क्वेश्चन है, इसके दो पार्ट्स हैं। मैंने आपसे कहा हुआ है कि आपने हमेशा पार्ट बी पहले पढ़ना है और पार्ट ए उसके बाद पढ़ना है। रीजन भी कि जो चीज आप पार्ट ए में लिख देते हैं, यू कैन रिपीट दैट स्टेटमेंट और दोस टर्मिनोलॉजीज इन पार्ट बी, या वो एग्जाम्पल भी आप पार्ट बी में रिपीट नहीं कर सकते, वो डायग्राम्स आप पार्ट बी में रिपीट नहीं कर सकते जो चीज आपने पार्ट ए में लिख दी, ठीक है। इसीलिए पार्ट बी पढ़ना पहले जरूरी है, उसके बाद पार्ट ए पे जाएं, ताकि आपको पहले से अंदाजा हो कि यार मुझे पार्ट बी में क्या पूछा गया और मैं पार्ट बी में क्या लिखूंगा, ठीक है, कुछ मिक्स ना हो जाए चीज। अब वो आपसे बोलता है डिस्कस हाउ नॉलेज ऑफ दीज टाइप ऑफ गुड्स would help government policymakers and entrepreneurs to make decisions। आसान लफ्जों में, इसने पार्ट ए में आपसे कोई पीडी या वाईडी या एक्सयूडी कुछ ना कुछ पूछा होगा, और वो पूछ रहा है कि यार इन दोनों की यूजफुलनेस बता दें फॉर गवर्नमेंट एंड प्रोड्यूसर्स। सही है, तो ये बात आपसे पूछ रहा है, यूजफुलनेस ऑफ जो भी इलास्टिसिटी ऊपर पूछी हुई है फॉर गवर्नमेंट एंड प्रोड्यूसर्स, ठीक है। अब यहाँ पे है पार्ट ए पे, explain the concept of elasticity to distinguish between normal and inferior and between substitute and complement। अब यहाँ पे उसने आपको ना एक्सीडी या वाईडी नाम नहीं लिख के दिया, आपको सीधा सीधा क्या लिख दिया, नॉर्मल एंड इंफीरियर एंड बिटवीन सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री। भले वो नाम लिखे या ना लिखे, ये दोनों चीजें किसका पार्ट है, ये दोनों चीजें इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का पार्ट है। ये दोनों चीजें किसका पार्ट है, ये दोनों चीजें क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का पार्ट है। तो आपके ऊपर फर्ज हो जाती है एक बात कि आपने इनको आइडेंटिफाई करना है, आपने इनको डिफाइन करना है, आपने इनको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो बेटा मैं आंसर अपना स्टार्ट कैसे करूंगा, यहाँ पे देखें, मैं स्टार्ट करूंगा सबसे पहले डिफाइन, पहले पूछा हुआ है नॉर्मल इंफीरियर, तो डिफाइन बाई डी प्लस फॉर्मूला प्लस वैल्यूज, ठीक है। मैं पहले इनको बता दूंगा तो ये क्या होता है, उसके बाद मैं नॉर्मल बनाऊंगा, उसके बाद मैं इंफीरियर बताऊंगा, और इन दोनों की डायग्राम्स, यानी कि दो डायग्राम्स आपके पास इनकी आ गई, नॉर्मल एंड इंफीरियर की। नॉर्मल गुड इज अ लग्जरी ब्रांडेड गुड, ठीक है, और इट इज एक्सपेंसिव, ये सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फॉर एग्जांपल माय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, माय प्राइवेट कार, उसकी डायग्राम बनाई, डायग्राम में आपने मूवमेंट दिखाई, एक्सप्लेन किया, खत्म। Inferior good comparatively is a lower quality good, it is a cheap good, for example public transport। इनकम फॉल होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी, which states there is a negative relation between income and demand in inferior good। डायग्राम आपने डाउन स्लोपिंग बनाई है, मूवमेंट दिखाई, खत्म। अब आप जाएंगे सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री के ऊपर, वो किस तरह आप स्विच करेंगे, डिफाइन एक्सयूडी प्लस फॉर्मूला प्लस वैल्यूज, ठीक है। उसके बाद आप जाएंगे किसके ऊपर, सब्स्टिट्यूट गुड्स के ऊपर, एंड आप जाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के ऊपर, ठीक है। अच्छा, substitute goods are alternative goods which can be used if one is not available। For example cold drink A versus cold drink B या tea versus coffee, ठीक है।
देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन सब्स्टिट्यूट गुड्स द टू कमोडिटीज, क्यों? क्योंकि अगर एक की प्राइस बढ़ेगी तो दूसरे की डिमांड बढ़ेगी, पीपल उसके ऊपर स्विच करेंगे। एक की प्राइस कम होगी तो लोग दूसरे के ऊपर स्विच कर जाएंगे, तो दूसरे की उनकी डिमांड कम हो जाएगी। स्टेटिंग देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन टू कमोडिटीज, आपने उसकी डायग्राम बनाई, एक्सप्लेन किया, खत्म। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर जॉइंटली यूज्ड गुड्स which need to be used together. For example, car and petrol. For example, shoelaces and shoes. DVD player and DVD. ब्रांड का नाम यूज नहीं होगा। सोनी, सोनी का डीवीडी, सोनी की सीरीज, ये यूज नहीं होगा। सही है। होंडा की कार, पीएसओ का पेट्रोल, ये यूज नहीं होगा। डायग्राम बनाएंगे, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बनाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। और यहाँ पे कितनी डायग्राम्स आ गई आपके पास? सही है भाई, कोई इशू? क्लियर है बेटा? पार्ट ए। अब पार्ट बी, discuss how knowledge of the difference between these type of good would help government policy makers and entrepreneurs to make decisions। यानी कि अगर मुझे नॉलेज है कि यार इंफीरियर गुड क्या है, नॉर्मल गुड क्या है, सब्स्टिट्यूट क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, तो उससे गवर्नमेंट को और एंटरप्रेन्योर्स को क्या बेनिफिट होगा। आसान लफ्जों में, यूजफुलनेस ऑफ वाईईडी एंड एक्सईडी फॉर प्रोड्यूसर्स एंड गवर्नमेंट पॉलिसी मेकर्स, यानी कि गवर्नमेंट। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं, गवर्नमेंट की बात कर लो पहले, क्योंकि पहले गवर्नमेंट का पूछा हुआ है। तो आप स्टार्ट करेंगे यूजफुलनेस फॉर गवर्नमेंट। तो सबसे पहले तो आप बताएंगे गवर्नमेंट का एम। एम, द मेन एम ऑफ गवर्नमेंट इज टू मैक्सिमाइज सोशल वेलफेयर इन सोसाइटी, इज टू प्रोवाइड जॉब्स फॉर अनएम्प्लॉयड पीपल, इज टू प्रोवाइड सोशल वेलफेयर, इज टू हेल्प पीपल। ठीक है, हेल्प देम इन नीड, प्रोवाइड देम इन नीड, प्रोवाइड पब्लिक गुड टू पीपल। आपने ऑब्जेक्टिव्स बता दिए। अब आप बताएंगे यूजफुलनेस के हिसाब से। देखो, वाईईडी की जब यूजफुलनेस आती है, मैंने आपको हमेशा कहा है कि आप उसको लिंक करेंगे इकोनॉमिक लाइफ साइकिल से। इकोनॉमिक लाइफ साइकिल में भी मैंने आपको बताया है कि जो आपके मेन काम है, बूम एंड रिसेशन, ये दो चीजें आपकी काम की है। आप गवर्नमेंट को बताएंगे कि यार अगर आपके पास बूम चल रहा है, आप क्या करें? प्रोग्रेसिव टैक्सेस बढ़ा दें, प्रोग्रेसिव टैक्सेस राइज करो। अच्छा, इसकी डायग्राम भी आएगी यहाँ, इकोनॉमिक लाइफ साइकिल। आप प्रोग्रेसिव टैक्सेस बढ़ा दें। अगर आपके पास रिसेशन चल रहा है, रिसेशन के अंदर आप रिग्रेसिव टैक्सेस जो नेसेसिटी वाले, रिग्रेसिव टैक्स ऑन नेसेसिटी, इसको आप क्या करेंगे? इसको आप कम करेंगे। लेकिन जो रिग्रेसिव टैक्स ऑन लग्जरी है, जैसे कि मैंने आपसे कहा हुआ है, एयर ट्रांसपोर्ट हो गया, गोल्ड हो गया, कार हो गई, इस पे आप टैक्सेस को बढ़ाएं। रिग्रेसिव टैक्स का वैसे बेसिक मतलब होता है सेल्स टैक्स। ठीक है, तो आप इनको बढ़ा दें। तो ये वाईईडी की यूजफुलनेस हो गई है फॉर गवर्नमेंट। अब एक्सईडी के ऊपर है। एक्सईडी के अंदर आप बात करते हैं सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री की, राइट? तो अब आप अपने केस बताएंगे। फॉर एग्जांपल, एक कार प्रोड्यूसर है जो कि हमारा डोमेस्टिक में बैठा हुआ है, डोमेस्टिक कार प्रोड्यूसर वर्सेस इंपोर्टेड कार्स, यानी कि गोरा। ठीक है, गवर्नमेंट का एम क्या होगा? गवर्नमेंट का एम होगा टू हेल्प डोमेस्टिक कार प्रोड्यूसर्स। ठीक है, ताकि बाहर वाला बंदा हमारे पास ना इतना प्रॉस्पर करे, इतना ग्रो ना हो, और हमारा लोकल जो कार प्रोड्यूसिंग है वो हमारे पास बढ़े। तो भाई, गवर्नमेंट डोमेस्टिक कार प्रोड्यूसर को किस तरह हेल्प कर सकती है? पहले तो गोरे के ऊपर टैरिफ लगा दो। आपने इम्पोर्ट्स पे टैक्सेस लगा दिए। जब आप इम्पोर्ट पे टैक्सेस लगाओगे, टैरिफ लगा दोगे, तो कस्टमर जो है वो डायरेक्टली लोकल मैन्युफैक्चरर पे शिफ्ट कर जाए। ठीक है, दूसरी बात आप यहाँ पे कर सकते हैं, सब्सिडी टू लोकल प्रोड्यूसर्स। क्योंकि जब लोकल प्रोड्यूसर को आप सब्सिडी देंगे, उनकी कॉस्ट कम होगी, उनकी प्राइस कम होगी, और उनकी जो है सेल्स बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये था सब्सिट्यूट। अगर मैं कॉम्प्लीमेंट्री की बात करूं, कॉम्प्लीमेंट्री की अगर आप ओवरऑल बात करते हैं, तो आप ये बोल सकते हैं कि जी, ऐसे समझ लो कि गवर्नमेंट ने सब्सिडीज प्रोवाइड कर दी है। गवर्नमेंट ने डीवीडी प्लेयर वाले को सब्सिडी प्रोवाइड की, जिसकी वजह से डीवीडी प्लेयर ज्यादा बिक रहे हैं। और जब डीवीडी प्लेयर ज्यादा बिकेंगे तो ज्यादा डीवीडी ज्यादा बिकेंगे। ठीक है, मुल्क में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी। आप इस तरीके से अपने आंसर को कैरी कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं प्रोड्यूसर्स के लिए, प्रोड्यूसर के हवाले,
तो बेटा जब मैं प्रोड्यूसर्स की बात करूंगा यानी कि एंटरप्रेन्योर्स की मैं बात करूंगा, तो प्रोड्यूसर से एक्सीडी कैसे बेनिफिट कमा सकते हैं? आप यहाँ पे बात करेंगे क्लोज एंड वीक सब्स्टिट्यूट की, यानी कि पेप्सी वर्सेस कोक क्लोज सब्स्टिट्यूट, यहाँ पे आप प्राइस कम करेंगे। पेप्सी वर्सेस सेवन अप वीक सब्स्टिट्यूट, यहाँ पे आप प्राइस बढ़ाएंगे। ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री के अंदर आपको किस तरीके से यूज कर सकते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री के अंदर आप स्ट्रेटजीज बनाएंगे। स्ट्रेटजीज कैसे भाई? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सिनेमा जाते हैं मूवी देखने, और जाहिर सी बात है जब मूवी देखने सिनेमा जाएंगे तो पॉपकॉर्न भी परचेज करेंगे। कहने का मकसद ये है कि आप वहां पे पॉपकॉर्न खाने नहीं जाते, आप वहां पे मूवी देखने जाते हो, तो पॉपकॉर्न तो वैसे ही परचेज कर लेते हो ना। तो सिनेमा एंड पॉपकॉर्न ये दोनों क्या हो गए भाई? ये दोनों हो गए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब सुने, अगर मैं टिकट की प्राइस कम कर दूं, लोग मूवी देखने ज्यादा आएंगे। जब लोग मूवी देखने आएंगे तो पॉपकॉर्न तो खाएंगे ना, पॉपकॉर्न की प्राइस क्या करो? हल्का सा राइज करो। एक की प्राइस कम करें टू अट्रैक्ट कस्टमर्स, दूसरे की प्राइस बढ़ा दें ताकि जो आपको हल्का सा वहां से लॉस हो रहा है वो यहाँ पे कवर हो जाए और उल्टा प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाए। तो आप इस तरह स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में। नाउ कमिंग टू बूम एंड रिसेशन, इसकी तो बड़ी एक बेसिक सी एग्जांपल मैंने आपको दी हुई है, कार शोरूम ओनर वाली, और आप उसी को लेके चलें तो बेहतर है। कार शोरूम ओनर, ठीक है, इन्हीं को लेके चलें तो बेहतर है। कौन सी एग्जांपल थी यार? रिसेशन में सेकंड हैंड कार्स बेचो, बूम में न्यू कार्स बेचो, कंपैरेटर ओ सॉरी कस्टमर खरीदता है, नॉर्मल गुड की तरफ जाता है, बूम में रिसेशन में इंफीरियर गुड की तरफ जाता है। सही है। अब आ जाए कंक्लूजन के ऊपर। बेटा हमेशा याद रखो, चेन कैसे चलती है आपकी? पीईडी इज ग्रेटर देन एक्सीडी, एक्सीडी इज ग्रेटर देन वाईडी। यानी कि अब इस क्वेश्चन में क्योंकि पीईडी नहीं पूछ रहा, तो कौन जीतेगा? एक्सीडी इज ग्रेटर देन वाईडी। अब वही वाली बात है बेटा, आपको जिसके फेवर में हो उसके एडवांटेज लिखने हैं, जिसके अगेंस्ट में है उसके डिसएडवांटेज लिखने हैं। तो अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव बातें करूं एक्सीडी, वापस से यार, मार्केट अवेयरनेस, कोक को पता है ना उसका सबसे बड़ा कंपेरेटर कौन है? पता है ना उसको, वो स्टिंग को तो अपना कंपेरेटर नहीं मानेगा ना। सबसे बड़ा कंपेरेटर कौन होगा कोक का? पेप्सी। ठीक है। मार्केट अवेयरनेस, उस हिसाब से आप स्ट्रैटेजीज क्रिएट करते हैं। आप प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, प्राइसेस इन्फ्लुएंस्ड बढ़ा के या फिर कम होके आप कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर अच्छा इसी तरह कॉम्प्लीमेंट्री के अंदर आप क्या कर सकते हैं भाई? आप स्ट्रैटेजीज यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं नेगेटिव पॉइंट्स की बात करूं, मैं वाईडी का नेगेटिव लिखूंगा, एक्ससीडी का पॉजिटिव लिखूंगा। वाईडी के नेगेटिव क्या होगा हमारे पास कि यार वही वाली बात, मार्केट रिसर्च चाहिए होती है इनकम पता करने के लिए, जो कि पहली बात तो कॉस्टली यानी कि एक्सपेंसिव होती है, प्लस उसके एक्यूरेसी के मसले, कि जो इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है वो कितनी करेक्ट है। सही है। उसके अलावा प्रोड्यूसर लोगों को कंज्यूमर की इनकम का पता नहीं होता, यानी कि यहाँ पे अवेयरनेस नहीं होती लोगों को, प्रोड्यूसर्स को इनकम के बारे में। ठीक है। गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यार टैक्स इवेजन, ठीक है, टैक्स चोरी, टैक्स अवॉइडेंस, ये चीजें आप ओवरऑल बताते हैं अपने कंक्लूजन के अंदर। कोई मसले वाली बात है? या क्लियर है बेटा? बताएं, समझ गए? ठीक है, एक और पास पेपर क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, फिर कुछ बातें आप लोगों को बतानी है। क्वेश्चन नंबर 3 पे है, कहता है पार्ट बी में, an economy is experiencing a fall in average income during severe recession। सही है, आपकी इनकम लेवल फॉल हो रही है। Discuss the extent to which the concept of income elasticity of demand and price elasticity of demand might be useful to an entrepreneur in this economy, यानी कि यूजफुलनेस ऑफ पीईडी एंड वाईडी फॉर प्रोड्यूसर, एंड कंसिडर विच वुड बी मोर यूजफुल। इनकम गिर रही है, ठीक है,
और आप जा रहे हैं इनकम इलास्टिसिटी एंड पीडी के हिसाब से, और आप कह रहे हैं कि मुझे ये बताएं कि एंटरप्रेन्योर के लिए कैसे ये बेनिफिशियल हो। ठीक है जी, तो ये आपकी कहानी है पूरी। पार्ट ए कहता है एक्सप्लेन हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन can be used to distinguish between goods that are substitute, those that are complements and those they have no relationship। ठीक है, तो बेटा एक चीज याद रख लो, पार्ट ए के अंदर नॉलेज वगैरह तो फिक्स। मैंने आपको अभी एक क्वेश्चन करवाया था शुरू के अंदर कि वो पूछ रहा था कि यार व्हाट डिफरेंस बिटवीन सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ये तो पूरे का पूरा आपके पास सेम ही कॉपी हो जाएगा। आप सॉरी, ये आप एक्ससीडी से बताना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आपने एक्ससीडी बताया, आपने वैल्यूज बताई, आपने फॉर्मूला बताया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उसने एक और बात ऐड कर दी है। वो एक और बात क्या है? वो है अनरिलेटेड गुड्स। तीसरी बात आपके पास क्या आ गई है? अनरिलेटेड गुड्स। अनरिलेटेड गुड्स वो गुड्स जिनका आपस में कोई लिंक नहीं होता। यहाँ पे आप एग्जाम्पल लिख देंगे, एग्जाम्पल शूज वर्सेस कॉफी, इनका कोई लिंक ही नहीं होता आपस में। और इसमें कितनी डायग्राम्स बनेंगी आपके पास? सही है, सब्स्टिट्यूट की, कॉम्प्लीमेंट्री की, और अनरिलेटेड गुड्स या फिर वो जिनका कोई रिलेशनशिप नहीं। ठीक है, तो ये आपके पास है पार्ट ए। पार्ट बी में वो इनकम एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को लिंक कर रहा है, कह रहा है यूजफुलनेस बताते हैं फॉर एंटरप्रेन्योर्स। लेकिन फर्दर उसने एक बात बोली कि आपकी एवरेज इनकम गिर रही, सिवियर रिसेशन। ठीक है, यहाँ पे आओ। अब देखो बात ये है कि पार्ट ए में तो आपने ऐसा सच कुछ नहीं बताया वाईडी और पीडी के बारे में, तो आप हल्का सा आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, आप वाईडी को डिफाइन कर सकते हैं। पहले तो आप स्टार्ट करेंगे मेन एम ऑफ प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर का मेन एम होता है टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट। सही है, क्या मेन एम होता है भाई? प्रॉफिट बढ़ाना, विच कैन आइदर बी डन बाय इंक्रीजिंग हिज टोटल रेवेन्यू और रिड्यूसिंग हिज टोटल कॉस्ट। ठीक है, ये आपने पूरा बता दिया। अच्छा, अब आपको उसने बताया रिसेशन हो रहा है, तो आपको रिसेशन के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा। डिस्कस अबाउट रिसेशन। क्या डिस्कशन करेंगे आप भाई? कि रिसेशन में इकोनॉमी का डाउनफॉल आ रहा होता है। मैक्रो के हवाले से अगर बात करूं तो एग्रीगेट डिमांड गिर रही होती है, लोगों के पास पैसे नहीं होते, स्पेंडिंग नहीं कर पाते, इनकम नहीं होती, तो उस हिसाब से लोग डिसीजन ले रहे होते हैं, उस हिसाब से लोग उसकी तरफ जा रहे होते हैं। ठीक है, तो अब आप स्टार्ट करेंगे सबसे पहले तो इकोनॉमिक लाइफ साइकिल की डायग्राम्स। आप यहाँ पे क्या ड्रॉ करेंगे? इकोनॉमिक लाइफ साइकिल, ग्रोथ बूम रिसेशन स्लम्प वाली। ठीक है, और आप वहां पे रिसेशन को आइडेंटिफाई करेंगे और आप उसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे आप क्या डाल देंगे? कार शोरूम के रिसेशन में भाई लोगों के पास पैसे नहीं है, लोगों के पास जॉब्स नहीं है, तो पीपल यूजुअली गो फॉर सेकेंड हैंड कार्स या फिर यूज्ड कार्स। और सेकेंड हैंड कार्स बेटा आपके पास कैसी होती है? इंफीरियर गुड होती है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे प्रोड्यूसर अपना रेवेन्यू बढ़ा सकता है डिपेंडिंग अपॉन वाईडी, डिपेंडिंग अपॉन करंट इकोनॉमिक सिचुएशन, ये सारी बातें आपने। फिर आप जाएंगे पीडी के ऊपर। पीडी के अंदर आपके पास वही इलास्टिक एंड इनइलास्टिक है। ठीक है, अब लोगों की बेटा अगर इनकम गिर रही, लोगों की अगर इनकम लेवल गिर रही, तो उससे मेडिसिन का क्या लेना देना? मेडिसिन तो खाओगे। जो बंदा शराबी है, ड्रंक है, अल्कोहलिक है, वो तो शराब पिएगा, भले उसके पास पैसा हो या ना हो, चोरी करके शराब पी लेगा, चरसी चोरी करके चर्स पी लेगा, ऐसा ही है। तो जिन गुड का नेचर इन इलास्टिक होता है, उनको तो कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, कैसे देखो, अगर उनकी प्राइस ज्यादा से भी बढ़ती है तो क्वांटिटी से थोड़े से कम होगी, और रेवेन्यू पे क्या इफेक्ट आएगा? रेवेन्यू बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे इन इलास्टिक की डायग्राम बनाएंगे दो, यानी कि इन इलास्टिक की अपनी डायग्राम प्लस रेवेन्यू वाली डायग्राम। अब इलास्टिक पे आए, यहाँ पे भी कितनी डायग्राम्स बनेंगी? दो, इलास्टिक की अपनी डायग्राम और इलास्टिक की रेवेन्यू वाली डायग्राम। इलास्टिक को आप और बेहतर से एक्सप्लेन कर सकते हैं क्योंकि इनकम लेवल गिर रही है। बेटा जब इनकम लेवल गिरेगी, इलास्टिक एक लग्जरी गुड है। ठीक है, इलास्टिक एक समझ लें कि नेसेसिटी गुड नहीं है, सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं आपके पास, तो कंज्यूमर विल गो फॉर द चीपेस्ट प्रोड्यूसर पॉसिबल। वो सबसे सस्ते प्रोड्यूसर की तरफ जाएगा जहां पे उसको ओवरऑल बेनिफिट मिले, जहां पे उसको सस्ती प्राइस मिले, वो महंगों की तरफ नहीं जाएगा।
ब्रांड्स की तरफ नहीं जाएगा। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो प्रोड्यूसर का रेवेन्यू गिरेगा। अब प्रोड्यूसर रेवेन्यू कैसे बढ़ा सकता है? प्राइस कम करके। प्राइस कम करो, रेवेन्यू बढ़ाओ, इसको आप इस डायग्राम से लिख करें। ठीक है, कंक्लूजन। कंक्लूजन, पीईडी इज ऑलवेज ग्रेटर देन वाईडी। ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था। क्यों ग्रेटर होता है भाई? पहली बात कि पीईडी के अंदर प्राइसेस कंज्यूमर के, प्रोड्यूसर के हाथ में होती हैं। प्रोड्यूसर को पता होता है कि उसकी इलास्टिसिटी कैसी चल रही है। प्रोड्यूसर को पता होता है कि यार उसके पास कितने सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं। वाईडी के अंदर उसको मार्केट रिसर्च करनी पड़ती है, विच इज एक्सपेंसिव, विच कैन बी टाइम कंज्यूमिंग, विच एंड एक्यूरेसी उसमें भी क्वेश्चन मार्क है। ये चीजें आप एक्सप्लेन करेंगे। कंज्यूमर की इनकम प्रोड्यूसर के हाथ में नहीं होती, ये बातें आप एक्सप्लेन करेंगे। समझ में आती है बात? क्या यार क्लियर है? तो ये आपका पास्ट क्वेश्चन था, पार्ट ए एंड पार्ट बी। ठीक है, अब मैं कंक्लूजन के हवाले से बातें बता रहा हूँ। ये लो देख लो। जी आया, आगे बढ़ जाओ। ठीक। अब मैं कंक्लूजन के हवाले से मैंने एक छोटा सा पैराग्राफ बनाया हुआ है जहाँ पे क्यों चीज किससे बेहतर है ये सारी बातें बताएंगी, तो ये आपको पता होना चाहिए। पीईडी इज ऑलवेज सुपीरियर देन अदर इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड। जो मैंने आपको बताया, पीईडी पीईडी नहीं तो एक्सईडी, वाईडी हमेशा हारेगा, वाईडी विल ऑलवेज लूज। पीईडी वर्सेस वाईडी रीजंस, प्राइस प्रोड्यूसर के हाथ में होती है, उनको कंज्यूमर के बिहेवियर का पता होता है, इनकम छुपी हुई होती है, मार्केट रिसर्च कॉस्टली, ऑथेंटिसिटी, एक्यूरेसी, पीपल अपनी इनकम छुपाते हैं, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेजन, ये सारी बातों का मैंने एक छोटा सा पैराग्राफ बनाया। वाई इज एक्सईडी सुपीरियर? देखो वाईडी की तो आप यही बुराइयां हर जगह पे ठोक दोगे ना, वाईडी की बुराइयां तो ये ठोक दोगे आप हर जगह पे। एक्सईडी क्यों अच्छा होता है? नॉलेज ऑफ क्लोज एंड वीक सब्स्टिट्यूट्स, knowledge of complementary goods, producer can make tactics, role of price, new features ले आओ। अब कोक जो है फॉर एग्जांपल, अब पेप्सी जो है, पेप्सी और कोक दोनों तकरीबन सेम है। तो अब कोक बोले कि यार मैं ऐसा सोडा बना रहा हूँ जिसका टेस्ट बियर जैसा है, जिसका टेस्ट बियर जैसा है लेकिन नॉन अल्कोहलिक। पेप्सी ये काम नहीं करता, तो एक नया फीचर आ गया ना कोक की तरफ से। प्राइसेस का रोल, अगर 160 180 की रुपए की जंबो आ रही है, कोक ने प्राइस कम करके 120 रुपए 130 रुपए कर दी, तो प्राइस का हमारे पास जो फीचर आ रहा होता है ये चीजें आ रही है। ठीक है, समझ गए बेटा? क्लियर है सारी कहानी?